अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 आप देख रहे हैं और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और एक एक करके आप तक पहुंचाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के बैनुल अक़वामी सतह तक। लेकिन सबसे पहले जम्मू से एक दिलदोज खबर निकल करके सामने आई। आपको बता दें, जहां पर जम्मू के बन तालाब इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 4 अफराद के मलबे तले दबने का जो वाकया पेश आया है और पुल गिरने से लोग मलबे तले दब गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके के अंदर जारी है। आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें जहां पर जम्मू के बनतलाब इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब ही एक पुल अचानक मुनहदिम हो गया। ये तस्वीर आपके सामने है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद के मलबे तले दबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम सरकारी तौर पर अभी तक मुकम्मल तस्दीक आना बाकी है कि कितने सारे लोग हैं, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुल अचानक गिरने से इस पर मौजूद या इसके आसपास खड़े अफराद मलबे तले दब गए, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और मकामी लोग फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में जुट गए। पुलिस, एसडीआरएफ और जिला इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिश जारी है। हुकाम ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि एम्बुलेंसेज भी तैनात कर दी गई हैं। पुल गिरने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। ताहम हुकाम का कहना है कि वाकये की मुकम्मल जांच की जाएगी। ताहम सभी मजदूरों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से 2 है और 2 का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें एक बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक मकामी मिस्त्री को बाहिफाजत मलबे तले से निकाल लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से तस्वीरें प्ले कीजिएगा। ये वो मलबा है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक शख्स को जिंदा वहां से निकाला गया है। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ये मरबूत अंदाज में इमदादी कार्रवाई अंजाम दी है और मलबे में फंसे शख्स को कामयाबी के साथ बाहर निकाला और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुझे पता नहीं है कैसे गिरा था। मुझे जब मैं कुंटा में खा रहा था ना, तो ये साइड में हुआ था मैं, तब बोलता जनाक ले गिर गया, भागो करके पता नहीं चला हम लोग को। तो मैं बोला कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? हम लोग नीचे में 6 थे। 6 लोग थे। हाँ। तो किस चीज़ का काम चल रहा था यहाँ? वो नीचे बेस डाल रहा था, नीचे वाला। अच्छा, अभी कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं? अभी 4 हैं। 4 हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का। क्या क्या नाम है इनके? इसका मिठू जी जी और बुखारू जी और का कहते ना वो और चाचा जी जी नहीं और काला और राजकुमार जी जी। तो हैवी व्हीकल गई होगी, उससे वाइब्रेशन हुई होगी और ये कोलैप्स कर गई और उस समय 6 मजदूर थे। 2 तो बाहर निकल आए हैं, एक तो चश्मे। जैसे मैं भी आधा घंटे से यहाँ पहुँचा हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालात बहुत नाजुक है और जिस तरह से क्लैप्सिंग हुई है तो उससे लगता है कि जान माल का नुकसान जो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये आज से नहीं, ये पुल 10-15 साल से ऐसे ही हाईलाइटेड रहा है। बरसात में या बरसात के कोई और मौसम में भी ये गिरता रहा है। तो ये पुल एक मेन रोड है जो पूरे जम्मू शहर को अखनूर से जोड़ता है। तो मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ने। सर क्या कहेंगे, कैसा हादसा हुआ ये? मेरी एक मजदूर के साथ, मेरा नाम राजदेव सिंह मॉल है और मेरी यहाँ पे अभी मैंने पहले इंक्वायर किया मजदूरों से कितने लोग लगे थे। उनका 6 लोग लगे थे। मैं समझता हूँ अभी तक 2 की कैजुअलिटी हो चुकी है और बाकी 4 जो अभी वो नीचे 2 बच चुके हैं, तो 4 वो नीचे हैं। तो अभी आपके सामने ये पूरा अमला जमला जहाँ पे पूरी जितनी जेसीबी हैं वो गुजारी। सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ की हो? बड़ा बड़ा बेल्ट लाए
शिल्पा बताइएगा, एक तरफ से ये जो हादसा देखने को मिला है और हादसे में 4 अफराद के दबे होने की खबर थी, क्या कुछ मुकम्मल तफसीलात है, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अभी मैं उसी स्थान में मौजूद हूँ जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। पुल कोलैप्स होने की वजह से करीबन 4 मजदूर थे और 6 मजदूर जो है मरम्मत का कार्य में और पुल के मरम्मत के कार्य जो है वो कर रहे थे। 6 मजदूरों में से 2 मजदूरों ने अपनी जान को बचाकर जो है वो भाग निकले और उसके बाद 4 मजदूर जो है वो मलबे में दब गए। लेकिन 4 मजदूरों में से करीबन 1 को जो है वो बाहर निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल जो है इलाज के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन अभी भी 3 मजदूर दबे हुए हैं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम जो पहले यहाँ पर पहुंची हुई थी, सबसे पहले स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जब पुल कोलैप्स होता है, मजदूर दब गए थे, तो स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर जो है वो रेस्क्यू अभी भी जारी है। करीबन 1 घंटा बीत चुका है। 4 मजदूरों में से 1 को निकाला गया है और उन्हें अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। देखिए, 2 लोकल्स हैं और 2 छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखिए पुल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये जो पुल है ये मेन रोड से कनेक्ट होता है और आगे कई जगहों पर जाकर जो है वो कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ से वाहनों की आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब ये कोलैप्स हुआ था तो उस दौरान जो है वो केवल और केवल 6 मजदूर ही इस पर काम कर रहे थे, क्योंकि अक्सर जो है वो बारिश पिछले समय में बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से जो है वो कहीं न कहीं पुल खराब हो जाते हैं, जिसके चलते मरम्मत का कार्य जो है वो किया जाता है। तो अचानक ये पुल कोलैप्स होता है और उसके बाद करीबन 4 मजदूर जो है वो यहाँ पर दब के अभी भी युद्ध स्तर पर जो है वो कार्य किया जा रहा है। मशीन यहाँ पर लाई गई है, करीबन 2 से 3 मशीन यहाँ पर पहुंची हुई है जो कि पूरी तरीके से कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुंची थी, एसएसपी जम्मू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आर्मी यहाँ पर आप देखिए पहुंची हुई है। शिल्पा थोड़ा सा ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से जहां पर ये मलबे तले दबे हैं, लेकिन वहीं पर ये जो रेस्क्यू टीम है वहां पे पहुंची है, कितनी बड़ी कामयाबी है कि एक तरफ से मुआजिजा भी है कि एक शख्स जो इतने टाइम तक मलबे तले दबा रहा लेकिन उसे फिलहाल जिंदा वहां से निकाला गया। जख्मी वो जरूर है लेकिन जिंदा है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर कहा जाए तो कहीं ये चमत्कार की है कि काफी समय तक जो है वो व्यक्ति मलबे के नीचे दबा रहा, उसके बाद जो है वो उसे बाहर निकाला गया, जिंदा बाहर निकाला गया, तो अभी उसे अस्पताल के लिए शिफ्ट किया गया। देखिए, एक और मशीन यहाँ पर, एक मशीन पहले थी, अब ये दूसरी मशीन लाई गई है ताकि ये फुर्ती से तेजी से जो है वो काम करे और जो 3 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं उन 3 मजदूरों को जो है वो निकाला जाए। देखिए, परिवार भी उन मजदूरों का यहाँ पर है और वो काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा परेशान है और फिलहाल कार्य किया जा रहा है और 3 मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कहीं न कहीं जो एक मजदूर जिसे जिंदा जो है वो निकाला गया है और अस्पतालों से शिफ्ट किया गया है, तो कहीं न कहीं जो 3 मजदूरें हैं, इस प्रकार से ये दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि वो भी ठीक हो और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा नाजरीन, ये एक दिलदोज हादसा जहां पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहीं पर अब ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है जिस तरीके से एक शख्स को वहां से जिंदा निकाला गया है, उम्मीद जाहिर करते हैं कि जो 3 बाकी फंसे लोग हैं उन्हें भी जिंदा निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो बात जरा दाखिला वजीर अमित शाह के लद्दाख दौरे के हवाले से करेंगे। आज से वो 2 रोजा लद्दाख दौरे पर, यानी कि कल वो वहां पे पहुंचे हैं और आज बाकायदा तौर पर तकरीबात में उनकी शिरकत हुई है। दाखिला वजीर अमित शाह लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर है। लद्दाख में दही तरक्की के लिए बड़े मनसूबों का ऐलान और इफ्तिताह भी कई मनसूबों का आज किया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, मजहबी प्रोग्राम बुद्ध पूर्णिमा में शरीक हुए अमित शाह और गौतम बुद्ध के मुकद्दस आसार की बैनुल अक़वामी नुमाइश का आगाज भी हुआ है। लेह में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख वी के सक्सेना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती पेशकशें पेश की गई जिनमें बुद्ध मत की तालीमात, अमन व हम-आहंगी के पैगाम और लद्दाख की रिवायती सकाफत को उजागर किया गया। शुरका ने इस तकरीब को खित्ते में मजहबी हम आहंगी और सकाफती वर्से के फ़रोग के लिए अहम करार दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पैगाम अमन, अदम तशद्दुद और इंसानियत की फलाह है जो आज के दौर में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने कहा कि लद्दाख की सकाफत में बुद्ध मत की रिवायात एक मजबूत बुनियाद रखती हैं।
इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख के जिला करगिल में 10,000 लीटर यौमिया सलाहियत के हामिल डेयरी प्लांट्स का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मंसूबे खिते में दूध की पैदावार बढ़ाने, मकामी किसानों को रोजगार फराहम करने और मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इस तरह के मंसूबे अवामी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम है। दिए हुए सहकारिता मॉडल के तहत पशुपालन विभाग के तहत ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ लेह लद्दाख यूटी में हो रहे। सबसे पहले आज करगिल डेयरी का शिलान्यास और प्रोसेसिंग प्लांट का जो शिलान्यास हुआ है उसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध इतनी ऊंचाइयों पर प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। मैं करगिल की माताओं बहनों को विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में ये डेयरी प्लांट के माध्यम से उजियारा ला सकते हैं, परिवार की भी मदद कर सकते हैं और आप सभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां की माताओं बहनों ने 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। ऐसी इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में तहसीलदार इम्तिहान और रेवेन्यू रिकॉर्ड से उर्दू जुबान की शर्त को हटाने के दावे पर पीडीपी की सरजनिश की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की तरफ से किए गए एहजाज की सख्त मजम्मत की गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ तहसीलदार इम्तिहान और रेवेन्यू रिकॉर्ड से उर्दू जुबान की शर्त को हटाने के बारे में आवाम से राय मांगी है। उर्दू जुबान की ज़रूरत को ख़त्म नहीं किया गया और पीडीपी सियासी फ़ायदे के लिए गैर ज़रूरी तौर पर इस मसले को उठा रही है। अल्लाह बचाए इन लोगों से जनाब जिनको सच और झूठ में जो है फर्क नजर नहीं आता। बदकिस्मती से ये जमात और इस जमात की कयादत इनको झूठ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता। वो छोटी लड़की है लेकिन पढ़ी लिखी है। अब क्या मुझे और ज्यादा उनको पढ़ाना पड़ेगा, ट्यूशन देना पड़ेगा? इधर काबीना वजीर सकीना मसूद हितू ने कहा कि पीडीपी उर्दू के नाम पर सियासत करके आवाम को गुमराह करना चाहती है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उर्दू लैंग्वेज हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सब की जान है। उर्दू लैंग्वेज को निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी जिनका कोई एजेंडा ही नहीं है, जिनका कोई हक ही नहीं बनता है कोई बात करने का, और वो अपने गलतियों को छुपाना चाहते हैं। जो गलतियां उन्होंने अपने टाइम पे की हैं, चाहे 2002 हो चाहे 14 के बाद, उनकी है यहाँ के लोगों पे के ऊपर। हमारी सब चीज़ें, आज हमारे पास रियासतें नहीं है, आज हमारे पास 370 नहीं है, आज हमारे पास 35A नहीं है, आज हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं, आज हमारे पास ज़मीन, जो हमारी ज़मीन थी जिन पे हमारा कब्जा था, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें दी थी, वो आज हमारे पास नहीं है। वो इन्हीं की देन है, वो इन्हीं गलतियों को छुपाना चाहते हैं। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि राज्यसभा इंतखाबात में पीडीपी ने एनसी को वोट नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उर्दू को मिटाए या ख़त्म करने वाले बयानात बेबुनियाद हैं, क्योंकि उर्दू जम्मू कश्मीर की सकाफत का हिस्सा है। दिल्ली की कोशिशों के बावजूद इसे जम्मू कश्मीर में मिटाया नहीं जा सकता। मैं कैसे देखता हूँ, उन्हें हमें वोट नहीं दिया, उनसे पूछिए उन्हें वोट किसको दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें पब्लिकली शुक्रिया किया राज्यसभा में सपोर्ट देने के लिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो जानता नहीं था किसी को वोट किसको दिया। अब ये दिख रहा है कि हालत वो नहीं थी जो हमें उम्मीद थी। बाकी अल्लाह जानता है और वो जानते हैं जिन्होंने वोट देना था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो उर्दू पे प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ नहीं लगाया गया, ये गलत है। सवाल तो ये सुनिए, आप सुनिए ना, यही तो मुश्किल है। लोगों से ओपिनियन मांगी गई है, लोग फैसला कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा है, कोई फैसला नहीं है ऐसा। उर्दू हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान
फारसी भी थी, बादशाहों के वक्त में फारसी थी, फिर उर्दू आई है, आज तक उर्दू चल रही है। अगर कि आप जानते हैं दिल्ली का उर्दू के बारे में क्या तरीका है और क्या चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उर्दू ख़त्म नहीं होती। तो विपक्ष आपके ऊपर क्यों इल्जाम कर रहे हैं कि जनाब ये आप लोग ही कर रहे हैं उर्दू को चलते में लगाने? उनको तो देखिए ना, उनके पास तो और कुछ है ही नहीं, तो लगाएंगे। उनके पास है क्या? यहाँ की बर्बादी के तो जिम्मेवार वही है ना। 370 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया ना, 35 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8th पे कमीशन के हवाले से एक बड़ी खबर है, जहां पर मरकजी 8th पे कमीशन का श्रीनगर दौरा होने जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन और यूनियन से मशावरत और तजावीज़ तलब की जाएंगी और तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन पर अहम बातचीत मुतवक्का है। 1 जून ता 4 जून तक 8वें पे कमीशन की टीम का दौरा श्रीनगर होने जा रहा है, जहां पर 8वें मरकजी पे कमीशन 1 से 4 जून 2026 तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, जहां वो सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, यूनियंस और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकातें करके तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन और सर्विस शराइत से मुतालिक तजावीज़ हासिल करेगा। 1 मई को जारी नोटिस के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को हिदायत दी गई है कि वो पहले अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराएं और फिर मुकर्ररा लिंक के जरिए मुलाकात के लिए दरख्वास्त दें, जिसके लिए 16 मई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ये दौरा मुल्क भर में जारी मशावरती अमल का हिस्सा है, जिसके तहत कमीशन मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में जाकर मुलाजिम के मसाइल और इलाकाई चैलेंजेस को समझ रहा है। इस दौरान हाउस रेंट अलाउंसेस, फिटमेंट फैक्टर और तनख्वाहों की तंजीम 9 जैसे अहम उमूर पर गौर किया जाएगा, जबकि तवक्को है कि इसकी सिफारिशात लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की माली हालत पर नुमाया असर डालेगी। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात अब पेट्रोल और डीजल पर आकर के रुकी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के हवाले से भी जरा इसे एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का खदशा है। आलमी मंडी में खाम तेल $126 फी बैरल तक पहुंचा है और आबनाए हरमुज या स्ट्रेट ऑफ हरमुज कशीदगी से तेल की सप्लाई मुतासर हुई और इसका अब बराह रास्त भारत पर भी असर पड़ेगा और कमर्शियल गैस की कीमतों में आज पहले ही इजाफा हो गया, 1000 के करीब यह इजाफा देखने को मिला है। मुल्क भर में कमर्शियल गैस की कीमतों में 993 रुपए का इजाफा होकर 2000 कुछ रुपए से बढ़कर अब 3000 से जायद हुई, जबकि डोमेस्टिक गैस की कीमतों में कोई तब्दीली फिलहाल नहीं आई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा खारिज अज़ इम्कान नहीं है, क्योंकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुल्क में गुज़श्ता 4 बरसों से ईंधन की कीमतें मुंजमद हैं। इस हफ्ते आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत $126 फी बैरल तक पहुंच गई थी और मामूली कमी के बाद भी $110 से ऊपर बरकरार है, जिसकी बड़ी वजह आबनाए हरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बताई जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया है कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, ताहम कमर्शियल एलपीजी, सनती डीजल और एविएशन फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक सरकारी ऑयल कंपनियां फी लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 20 रुपए और डीजल पर 100 रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं, जबकि दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए फी लीटर है। तो आने वाले दिनों में क्या ये कीमतें बढ़ जाएंगी, नरखों में किस तरीके से तब्दीलियां आएंगी, और इस हवाले से अंदरूनी ज़राए से बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आलमी मंडी के अंदर तेल जो 126 या $110 से फी बैरल ऊपर हो गया है, इसकी वजह से अब इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो चले नाजरीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।